तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है कैश बुक, और आज जो हम कैश बुक पढ़ने वाले हैं और करने वाले हैं, जो हमने नॉर्मल कैश बुक भी किया है जिसने चैप्टर नंबर 10, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। यानी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो आज हम करेंगे, और उसको अच्छे से आपको समझना होगा, और इससे मुश्किल तो एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कैश बुक का, जो आज हम देखने वाले हैं। अब कैश बुक के अंदर हमारे दो तरीके का कैश बुक देखा था, एक सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम के अंदर सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन करते थे, जो हमारे 1 से लेके 4 तक सवाल थे वो कौन से थे, सिंगल कॉलम कैश बुक। इसके बाद एक होता है 2 कॉलम कैश बुक। तो 2 कॉलम कैश बुक क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको और थोड़ा समझा दूं, फिर हम उस सवाल पे भी चलेंगे। 2 कॉलम कैश बुक के अंदर बेसिकली डिफरेंस इतना है कि पहले हमारा कैश बुक, पुराने वाले की मैं बात करूं तो बस इतना ही कैश बुक हुआ करता था, ये बस यहाँ तक था हमारा, दैट्स इट। यहाँ तक कैश बुक हुआ करता था पुराने वाला, यानी पुराने वाले का मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना, जिसके अंदर हम क्या लिखते थे, यहाँ पे डेट है कि नहीं, और यहाँ पर्टिकुलर, और यहाँ पे कैश लिख देते थे, और यहाँ पे डेट, और यहाँ पर्टिकुलर। एलएफ का कॉलम मैंने लिखा नहीं, अभी मैं लिख दूंगा। ये चीजें हुआ करती थी आपकी, ठीक है, ये चीजें थी आपकी कैश बुक के अंदर, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये। लेकिन नाउ अब जो है, अब कैश बुक के अंदर क्या होने वाला है, एक कॉलम और बढ़ जाएगा। 2 कॉलम में क्या होता है हमारा, एक कॉलम और इंक्रीज हो जाएगा, और उसके अंदर जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं एक कॉलम इधर बढ़ा दूंगा, तो ये जो एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसलिए इसका नाम हो गया 2 कॉलम कैश बुक। एक कॉलम मैं इधर बढ़ा दूंगा। अब इसके अंदर हम सारे ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे कि कैश वाले ट्रांजैक्शन को तो इस कॉलम में कर लिया करेंगे, और बैंक वाले ट्रांजैक्शन को इस कॉलम में करेंगे। सेम यहाँ पे कैश वाले ट्रांजैक्शन को इस कॉलम में, और बैंक वाले ट्रांजैक्शन को इस कॉलम में। कैश बुक है सेम, बस पहले जो चेक वाले ट्रांजैक्शन को हम छोड़ दिया करते थे, नाउ आज से हम अब जो है उस वाले ट्रांजैक्शन को भी कर लेंगे, और ये वाला कॉलम हमारा कहलाएगा दैट इज एलएफ। ये कॉलम कहलाएगा एलएफ। क्या प्रोसेस रहता है करने का, अगर हमने मान लेते हैं कि कैश में सेल्स किया है तो हम 2 साइड से एंट्री स्टार्ट करते हैं। लाइक हमने करा 2 सेल्स, और कैश में किया तो 1000 रुपए का आपका कैश में लिख दिया। अगर आपने चेक में सेल्स किया तो मैं लिखूंगा 2 सेल्स, और लेकिन मैं एंट्री अब कैश वाले कॉलम में नहीं, क्योंकि चेक में है, तो मान लिया जाए मैंने 2000 यहाँ पे लिख दिया। तो इतना ही डिफरेंस है कि अगर कोई कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैश वाले कॉलम में लिख देते हैं, और अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो चेक से या बैंक से रिलेटेड तो किस कॉलम में लिख देंगे हम, बैंक कॉलम में। टोटलिंग का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहता है जैसा कि सिंगल कॉलम में आप लोगों ने सीखा भी है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर मैंने परचेज किया है कैश में तो बाय साइड में हम लिख देंगे परचेज। अगर कैश की वर्ड की यूज कर रहा हूं तो मैं यहां लिख दूंगा कैश में। अगर मैंने चेक से रेंट पेड किया है तो रेंट पेड बाय चेक है, तो मैं अब जो है वो कैश कॉलम में नहीं लिखूंगा। अब किस कॉलम में लिखूंगा, मैं बैंक कॉलम में लिखूंगा, सपोज के 1000 रुपए। अब मुझे अगर मोहन से चेक मिला है तो मैं क्या करूंगा, 2 साइड में एंट्री करूंगा और 2 लिखूंगा मोहन, और मैंने चेक बैंक में जमा भी कर दिया है, तो मोहन से चेक मिला है तो 2 साइड में। अब हमारे पास 2 कॉलम है, एक कॉलम कैश वाला है, एक कॉलम बैंक वाला है। तो किस कॉलम में एंट्री करना चाहिए, क्योंकि चेक मिला है तो 500 रुपए का चेक अगर मिला है तो 500 रुपए हम इस कॉलम में एंट्री कर देंगे। यानी बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जब कभी भी आपको पैसे जिस मोड पे मिलेगा उस कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। मोड मतलब या तो कैश के फॉर्म में मिल सकता है, या मिल सकता है किस फॉर्म में, बैंक या चेक के फॉर्म में, तो हम उसी के हिसाब से उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। समझ में आई बात आपको। अब हाँ, अब हमें इसमें जीएसटी भी इंप्लीमेंट करना। पहले यहां तक बात सबको समझ में आ गया, जिसने सिंगल कॉलम भी किया, जिसने डबल कॉलम किया उसको तो पता चल ही रहा होगा, जिसने सिंगल कॉलम करा सबको बात समझ में आ गई कि क्या होने वाला है 2 कॉलम में। अब जीएसटी की बात आएगी, तो जीएसटी नॉर्मली हम या तो परचेज के ऊपर लगाएंगे। मान लिया जाए मैंने परचेज किया 1000 रुपए का, और इस पे हमने 18% का जीएसटी लगा दिया। 18% का क्या लगा दिया, जीएसटी। और जीएसटी में हम आईजीएसटी लगा रहे हैं, सपोज करो। पहले आईजीएसटी का देखते हैं। जीएसटी में मैं लिख भी देता हूं आईजीएसटी। तो नाउ मेरा जो परचेज है 1000 रुपए का है, और ये मैंने खरीदारी जो की है ना वो चेक से की है, वो मैंने चेक से खरीदा है।
तो अब मुझे सबसे पहले तो 1000 का जो खरीदारी किया है वो कहाँ जाएगा, पहले ये डिसाइड करो, टू में लिखना होगा या बाय में, बाय साइड में। तो मैंने यहाँ लिखा बाय साइड में और बाय परचेज लिख लिया। सर परचेज जो है चेक से 1000 का किया है तो 1000 रुपए तो परचेज में आ जाएगा। अब जीएसटी को भी बाय साइड में लिखना होगा क्योंकि जीएसटी का भी पेमेंट करोगे, क्योंकि ये पेमेंट जो आप दुकानदार को करोगे ना, वो दुकानदार को जाके आप 1180 रुपए का पेमेंट करने वाले हो दुकानदार को, क्योंकि आपने सामान 1000 का खरीदा, उसके ऊपर जीएसटी लगा 18%, 180 रुपए 1000 का होता है, तो आप 1180 पेमेंट करके आओगे। तो यहाँ पे जब एंट्री करोगे आप तो जीएसटी को अलग से बाय साइड में दिखाओगे। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया ये इनपुट वाला जीएसटी होगा या आउटपुट वाला होगा। बताओ कौन से वाला होगा, ये इनपुट वाला, क्योंकि मैंने बोला था सामान खरीदते टाइम पे या पेमेंट करते टाइम पे इनपुट लगता है हमारा। तो मैं बाय साइड में लिखूंगा इनपुट IGST, कितने रुपए भैया, 180 रुपए। बात समझ में आई, बात समझ में आया यहाँ पे आपको। ऐसे ही मैंने मान लो मैंने सेल किया 3000 रुपए का, सेल मैंने किया 3000 रुपए का और ये कैश में किया, और इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है हमारा 18%, और ये दोनों जीएसटी है, CGST भी है और SGST, दोनों मिला के कितने परसेंट है, 18% है। समझ में आई बात आपको। तो आप सेल्स किया है तो आपके पास पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो किस साइड लिखोगे आप, टू साइड में, और टू सेल्स लिखेंगे, और सेल्स वाले कॉलम में तो मैं 3000 रुपए कैश वाले में लिख दिया। अब हमें जीएसटी भी यहाँ लिखना होगा, तो जब मैं यहाँ पे जीएसटी लिखूंगा तब आपको सोचना पड़ेगा कि भैया इनपुट जीएसटी होगा या फिर आउटपुट। तो यहाँ पे सेल्स करते टाइम पे आउटपुट होता है, तो टू आउटपुट, आउटपुट SGST और टू आउटपुट CGST। अब आउटपुट SGST और CGST की बात करें तो 18% निकालेंगे इसका, तो 9% हमारा इसका क्या होगा, 9% CGST और 9% SGST हमारा होगा। तो 9% 18, 3000 का 9% 270, तो 270 यहां लिख दिया जाएगा और 270 यहां लिख दिया जाएगा। समझ में आई बात आपको, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। यानी जीएसटी के साथ कैश बुक करना सेम कैश बुक जैसा ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। बस जीएसटी के अमाउंट आपको ये चेक करना है कि आप जीएसटी का पैसा दे रहे हो या जीएसटी का पैसा ले रहे हो, और लेना देना जो भी है, और इनपुट और आउटपुट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको कभी एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि इनपुट जीएसटी लगाओ या आउटपुट जीएसटी लगाओ, ये आपको परचेज और सेल्स के बिहाफ पे पता चलने वाला है। अब मान लेते हैं कि मैंने रेंट पेड किया, मैंने 500 रुपए, और उस पर जीएसटी लग गया हमारा IGST, सपोज करो IGST लग गया हमारा 18%। अब मैंने कुछ भी नहीं बताया कैसे रेंट पिया है, तो मैं कहाँ लिखूंगा, बाय साइड में, बाय रेंट। तो रेंट वाले कॉलम में कितना लिखोगे, जितने का रेंट पे किया है 500 रुपए, और जीएसटी जो यहां पे मैंने बताया IGST लगा, तो अब कौन सा IGST लगेगा, इनपुट वाला लगेगा, तो इनपुट IGST, और इस पे अगर 18% निकालेंगे 90। समझ में आई बात, इसके ऊपर 18% निकाल लेंगे तो 90 आ जाएगा। ये मान लेते हैं इतना ट्रांजैक्शन हमने कर लिया। हाँ, डबल कॉलम कैश बुक में 2-3 ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट था, जिसको जिन बच्चों का नहीं हुआ है, देखो अभी बहुत दिनों से बारिश भी हो रही थी, बारिश होने से कुछ बच्चे एब्सेंट थे, तो मैंने यूट्यूब पे जैसे जैसे क्लासेस हो रही थी सारी क्लासेस मैंने डाली है, चाहे जीएसटी की हो, चाहे आपकी कैश बुक की किसी की मिस हो गई हो, तो कैश बुक का भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, ताकि आपको, मैंने पहले जो भी लिंक दिया था उस लिंक से क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, जिससे क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। तो अब इसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ जिसने सिर्फ सिंगल कॉलम किया है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने कि दोनों डबल कॉलम कैश बुक कर लिया है। तो जिसने सिंगल कॉलम कैश बुक किया है, जितना मैंने इतना समझाया उनको सबको समझ में आ जाएगा, भाई डबल कॉलम में ज़्यादा बड़ी कोई चेंजेस है नहीं, बस एक बैंक का कॉलम बनेगा और बैंक के कॉलम के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को हम कर लेंगे, इतना ही है बस इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा कुछ यूनिक एंट्री है जो कि मैं कल क्लास रखूंगा तब उनको बता दूंगा मैं। यूनिक एंट्री क्या है, एक एंट्री होता है चेक इन हैंड का, पहले जिन बच्चों ने किया है उनको पता होगा। एक एंट्री होता है कॉन्ट्रा एंट्री,
उनको भी कल पता चल जाएगा। तो आज की क्लास में डबल कॉलम कैश बुक जितना आपको मैंने बताया है उसी से रिलेटेड मैं आज एक सवाल भी करूंगा। थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो मैं बता दूंगा कि इस ट्रांजैक्शन को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। समझ जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो कल मॉर्निंग में क्लास रखेंगे, कल छुट्टी है स्कूल की, तो वैसे ही आपको क्लियर हो जाना है। यहां तक बात आपको समझ में आई पूरी? तो आइए देखते हैं इसका टोटल कैसे करेंगे सर 2 कॉलम का। तो नॉर्मली 2 कॉलम का टोटल जैसे पहले करते आए थे वैसे ही 2 कॉलम का अब भी टोटल किया जाएगा। और 2 कॉलम का जो टोटल होगा अगर हम बात करें तो 3000, 1000, 2000, सॉरी 1000, 3000, 270 और 270, नाउ 5540 और यही इधर आ जाएगा 5540। अब जो भी इधर बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस को क्या नाम देंगे? बैलेंस CD। और ये कौन सा बैलेंस होता है हमारा? क्लोजिंग बैलेंस। तो माइनस 2590, तो ये आ जाएगा 2950। तो सेम प्रोसेस ही है। अब बैंक वाले कॉलम को हम अलग से टोटल करेंगे, ठीक है ना। तो बैंक वाले कॉलम का हो गया हमारा ये 2500 और यही टोटल इधर आ जाएगा 2500। अब इसके लिए अलग से बैलेंस CD नहीं लिखना, इसी CD का यूज करके माइनस 2500 माइनस में 2000, 2180 रुपए, तो ये आ गया 320 रुपए। क्या आ गया? 320 रुपए आ गया। और 320 रुपए आपका ये सवाल इस तरीके से पूरा हो गया, ठीक है। अब हम आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपके बुक का एक इलिस्ट्रेशन है और इसमें सारी की सारी एंट्री लगभग डाल दी गई है। जिसने दोनों कॉलम कैश बुक कर रखा है, ध्यान से सुनना, जिसने दोनों कॉलम कैश बुक कर रखा है यानी चैप्टर नंबर 10 पूरा कंप्लीट किया हुआ है उनको तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसने सिर्फ अभी 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन किया है यानी सिंगल कॉलम कैश बुक किया था तो उनको थोड़ी बहुत इसके अंदर किसी एंट्री में हो सकता है, वो क्लैरिटी कब मिल जाएगी आपको? कल वाली क्लास में। तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि ये तो समझ ही नहीं आया मेरा। हाँ, जीएसटी की एंट्री पूरी समझ में आई क्योंकि सबको मैंने जीएसटी करा दिया, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, क्या कैसे रहेगा। तो आपका मैं इस क्वेश्चन को जब भी कराता हूं ना तो हर बार बोलता हूं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जब भी जैसे कैश बुक रिवीजन करने बैठे तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं ना रिवाइज, हम मतलब जब रिवीजन करेंगे तो एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो हमारा पूरा कैश बुक का चैप्टर रिवाइज हो जाता है। इस क्वेश्चन को मैं इतना बेहतर मानता हूं इसके अंदर, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें सब कुछ आ जाएगा लगभग। पहला वर्ड है कैश इन हैंड और फिर उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मेरे हिसाब से देखिए आप में से जिसको अगर विजुअल नहीं है मैं थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज कर देता हूं। ये जीएसटी के अंदर इलिस्ट्रेशन है। अब देखो इससे ज्यादा तो साइज इंक्रीज हो नहीं सकता, तो आपके पास किताब भी है, जिसको नहीं दिख रहा या तो आप आगे आ जाइए जिसको नहीं दिख रहा, और जिसको दिख रहा है तो कोई बात नहीं। इलिस्ट्रेशन नंबर लिखा है 7 है, 7। सबको देखो, जिसको विजुअल नहीं है भाई आगे आ जाओ, और जिसको विजुअल है कोई बात नहीं, ठीक है। करें स्टार्ट क्वेश्चन को करना। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड का मतलब मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है हमारा? ओपनिंग बैलेंस ही होता है। कैश इन हैंड बोल दूं मैं चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी ओपनिंग, लेकिन फर्क है। कैश इन हैंड का बैलेंस जो होगा वो तारीख देखो 1/4 है, तो मैं इधर लिखूंगा 1/4 को, और 1/4 को ये बैलेंस लिखने वाला हूं मैं टू बैलेंस BD, और कैश इन हैंड में डाल दूंगा मैं 1200 रुपए। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है, तो उसके लिए यूज करेंगे बाय साइड में बैलेंस BD। और ये कितने का है भाई? 15,000 का। 1/4 कितने का है? 150 है नहीं? अच्छा आपके बुक में, हाँ हो सकता है आपकी किताब में 1-1 जीरो बढ़ा रखा हो, मेरे पास 1 साल पुरानी बुक है, वो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझना है। तो अब यहां पे मुद्दे की बात है सर, इसका बैलेंस BD इधर, इसका बैलेंस BD इधर। ओवरड्राफ्ट का होता है मतलब माइनस करना, है ना। मैंने बताया था बैंक से अगर आपका बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है? माइनस में हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट ही हुआ है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है हमारा? माइनस होना। तो यहाँ पे बैलेंस BD जो होगा, किसी का भी माइनस में बैलेंस होगा तो उसका बैलेंस BD बाय से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो बात है? यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? पहली एंट्री में किसी को डाउट?
पहली एंट्री सबको क्लियर है कि इसका टू बैलेंस बीडी। लेकिन अगर यहाँ पे होता सिर्फ कैश एट बैंक तो मैंने बैलेंस बीडी यहाँ लिखा है ना, इसी के साइड में वो वाला अमाउंट लिख देता मैं। समझ रहे हो आप बात? क्लियर है यहाँ तक? आगे पहली एंट्री के बाद दूसरी एंट्री पे आ जाते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या कहता है? सेकेंड एंट्री में कहता है कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 रुपए, आउट ऑफ विच 16,000 रुपए बाय चेक। आउट ऑफ विच मतलब जो 20,000 मैंने लगाए उसमें से 16,000 चेक के थ्रू है हिज सेविंग अकाउंट। तो ठीक है साहब, 3 तारीख की एंट्री है, 3/4 की एंट्री है, तो कैपिटल लगाए तो 2 कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल। अब कैपिटल जब हमने लगाया तो यहाँ पे टोटल लगाया 20,000, जिसमें से 16,000 चेक से है और 4,000 कैश में होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 20,000 लगा रहा हूँ और मैंने ये भी बोल दिया कि 16,000 भाई चेक से लगा रहा हूँ, तो आप समझ जाओ जो 4,000 है वो किस में होगा। तो अब दोनों एंट्री आ जाएगा। तो कैपिटल में भाई कैश में कितने आ जाएंगे आपके? 4,000, और बैंक में कितने आ जाएंगे? 16,000। सेकेंड एंट्री में किसी को कोई डाउट? सेकेंड एंट्री में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। क्लियर है? आइए आगे। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर। श्याम ट्रेडर से हमने सामान खरीदा है, और देखो एक श्याम ट्रेडर है आपका लखनऊ 3,000 प्लस जीएसटी, एसजीएसटी 6% ईच। अब 6% हर एक पे लगेगा। दे अलाउ ट्रेड डिस्काउंट 200 रुपए और द अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। नहीं है आपके में? कोई बात नहीं, मेरे पास एक क्वेश्चन है। आप में क्या है फिर? इसके जगह कुछ और है क्या? जीएसटी नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे में जीएसटी आ गया तो अच्छी बात है, सीख लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कर लूंगा। आगे पीछे थोड़ा सा होगा, उन्होंने एडजस्टमेंट कर दिया होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जीएसटी का रेट कितना है? 12%। 6% ईच का मतलब 12% हो गया। और अभी रिसेंटली अगर आप कल की न्यूज़ देखो, कल रात को निर्मला सीतारमन ने बोला कि 12% वाला जो जीएसटी लगेगा उसको हटा दिया है कल रात को ही। तो थोड़ी सी नॉलेज की बात अगर बताऊं तो जीएसटी के अंदर काफ़ी बदलाव हुए हैं, और वो कल रात को बदलाव हुआ है, जिसमें अब 3 तरीके का स्लैब रेट होगा। एक होगा 5%, एक होगा आपका 18% और एक होगा आपका 40%। 28 वाले को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब 12 और 28 पहले लगा करता था, उसको बोला ये नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी इधर उधर किया है, तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन आपको अवेयर रहना चाहिए। इस सब अगली बार से जब मेरे पास, वैसे इसके नई वाली बुक में तो है नहीं, अगली बार से ये 12% नहीं होगा, वो 18% पे आ जाएगा ये। तो मैं पहले इसकी कैलकुलेशन करूंगा, तभी मैं इस सवाल को आगे पुट कर पाऊंगा। कहता है कि भैया 3,000 रुपए का मैंने सामान क्या करा है? खरीदा है, जिसके ऊपर जीएसटी है और ट्रेड डिस्काउंट 200 है। तो अगर मैं वर्किंग नोट पे आऊं तो मेरा सामान जो है, सामान गुड्स परचेज जो किया है वो किया है हमने 3,000 का। अब सबसे पहला काम होता है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए। तो ट्रेड डिस्काउंट, सवाल ने कहा है कि भाई मैंने ट्रेड डिस्काउंट है 200 रुपए का, तो बचे कितने हमारे पास? 2800। तो यानी सामान जो हमने खरीदा है वो 2800 का खरीदा है। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा इनपुट वाला, इनपुट सीजीएसटी, और कौन सा लगेगा? इनपुट एसजीएसटी। कैसे लगाएंगे भाई? 2800 पे 6% लग जाएगा ये वाला, और अगेन 2800 पे 6% दूसरे वाला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 168 और ये भी आ गया 168। ठीक है ना? टोटल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टोटल अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं जब यहां पे परचेज कर रहा हूं, और किससे किया है? बाय चेक, तो मैं बाय साइड में 4 तारीख की एंट्री करूंगा, 4/4 की, और बाय साइड में करने वाला हूं बाय परचेज। तो परचेज के कॉलम यानी बैंक वाले कॉलम में लिखूंगा, और पता है क्या लिखूंगा? 2800। और बाय साइड में सेम डेट पे लिखूंगा मैं इनपुट एसजीएसटी, और बाय साइड में सेम पे इनपुट सीजीएसटी। और डेट इसका भी पता ही क्या रहेगा? 4/4 ही रहेगा, सेम डेट रहने वाला है। कितने रुपए निकल के आए सर? 168। तो अब यहां पे भी मैं करने वाला हूं 168 और 168। बताओ
ये वाली एंट्री नंबर 4 आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है ये वाली एंट्री कैसे किया हमने? सभी को देख लो आप, जीएसटी कैसे मैंने करा माइनस। आपकी किताब में नहीं है कोई बात नहीं, आप एंट्री सीख रहे हो, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो उस हिसाब से देख लेंगे। हर किसी को क्लियर है कैसे किया हमने? सबसे पहले बताया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर कैश डिस्काउंट माइनस होता है, जीएसटी का काम तो सबसे लास्ट में होता है। अब यहां पे क्या कहता है, फिर से 4 अप्रैल को गुड्स परचेज कैश में 40,000 रुपए का, और उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है। तो भाई 40,000 का परचेज किया, अब कैश में कह रहा है, तो बाय साइड में आ जाएगा परचेज, और कितने का सामान खरीदा? 4,000 रुपए का, और इसी के ऊपर आ जाएगा बाय साइड में इनपुट सीजीएसटी, और बाय साइड में इनपुट एसजीएसटी, और कितने रुपए का अमाउंट है हमारा? 6% है, तो 6% देखा जाए तो 240 एंड 240, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया कैलकुलेशन। समझ में आ गया आपको ये भी? तो ये एंट्री मैंने 4 कर लिया। किसी को डाउट है तो आप फटाफट पूछ लीजिए। सबको क्लियर है कैसे कर रहा हूं मैं इसको? समझ में आ रहा है? अगले पॉइंट पे चलते हैं। 5 अप्रैल को कहता है सोल्ड गुड्स मोहन को, भाई मोहन को अब बेचा है 5,000 का सामान, जिसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी 6% लगेगा। तो अब बताया नहीं कैसे बेचा है, लेकिन यहां क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू। तो अब जब नाम आ गया है और ये बता नहीं रहा कि कैश में है कि कैसे है, तो ये एंट्री किस में है? तो क्या इस एंट्री को करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है ना? सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो कैश बुक के अंदर अलर्ट रहना पड़ता है। हम क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते सेल किया है पैसा आया होगा इधर लिख देते हैं, परचेज किया पैसा गया होगा इधर लिख देते हैं, लेकिन इन चीजों में हम भूल ही जाते हैं कि उधार वाली को छोड़ना, और उधार वाली कौन सी एंट्री है। समझ में आए? इसको नहीं करेंगे। इसके बाद कहता है रिसीव किया है चेक फ्रॉम राकेश 2450, अलाउड हिम डिस्काउंट 50 रुपए। तो मैंने बताया था जब रिसीव आ जाए और पेड आ जाए तो डिस्काउंट पहले से ही एडजस्टमेंट हो चुका होता है, उसमें से डिस्काउंट माइनस करने की कोई जरूरत। तो आपने रिसीव चेक किया है राकेश से, तो 2 साइड में आएगा 2 राकेश, और कितने रुपए का? 2450 रुपए का, और चेक था तो दैट इज 2450। और कितनी तारीख को है ये एंट्री? 6 तारीख को। इसके अंदर एक चीज अलर्ट रहना पड़ता है डबल एंट्री में, इस चेक को कब डिपॉजिट किया। तो देखो इसने क्या करा, 10 तारीख को एक एंट्री कहा कि चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी हमने 6 तारीख को तो चेक लिया था, लेकिन मैं जमा कब करवा पाया? 10 को। अब उसी चेक के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम अब जो एंट्री करते हैं ना, थोड़ा बदल जाता है, जिसको मैंने बोला है कि जिसने नहीं पढ़ा उसको कल वाली क्लास में मैं बताऊंगा। तो यहां पे अब जो एंट्री करेंगे 6 को नहीं करेंगे, कब करेंगे हम? यानी जिस दिन बैंक में जमा होगा उस दिन एंट्री होगा, पहली चीज। दूसरा, अब राकेश के नाम से नहीं होगा, चेक इन हैंड के नाम से होगा, चेक इन हैंड के नाम से। और कितने रुपए था? 2450। यानी सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं किसी से चेक लेता हूं, अगर उसी दिन मैं जमा करा दूं तो मैं 2 राकेश लिख देता, लेकिन उसको कुछ समय के बाद जमा कराता हूं, तो जिस दिन मैं जमा करा रहा हूं उस दिन का डेट लिखूंगा, और वहां पे उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखूंगा जिससे चेक मिला है, वहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं? मैं चेक इन हैंड के नाम से एंट्री करूंगा। सपोज करो मुझे 5 तारीख को एक चेक मिला मोहन से 2000 का, और उस चेक को मैंने 25 तारीख को जमा करवाया, तो अब एंट्री कौन सी डेट पे करेंगे हम? 25 तारीख को करेंगे। लेकिन 25 तारीख को जब मैं करूंगा तो क्या मैं मोहन लिखूं या चेक इन हैंड? चेक इन हैंड लिखेंगे। ये छोटी सी चीज है जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों एंट्री एक ही से रिलेटेड था, तो हमने एक एंट्री कर दिया 10 को। अब ये कहता है सेटलमेंट अकाउंट तेज प्रिंटर 750 बाय पेइंग कैश 680। हाँ अच्छा, गलती हो गई, ये एक में आएगा ना, ये लो एक में आएगा। ठीक है, अब देखो सेटलमेंट अकाउंट, सेटलमेंट मतलब भाई कि किसी से पैसा लेन देन होगा, उसका सेटलमेंट कर दिया मैंने अकाउंट। और तेज प्रिंटर्स, तेज प्रिंटर किसी दुकान का नाम है, तेज प्रिंटर दुकान का नाम है भाई, उसको देने थे 750, लेकिन सेटलमेंट में मैंने उसको कितने दे दिए? कहता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय पेइंग 680 रुपए देके खत्म कर दिया। कैसे? कैश में। तो अब पेमेंट किया है तो कहां आएगा आपका?
पेमेंट किया है तो कहाँ आएगा आपका बाय में, ये सब 4 तारीख की एंट्री है, तो बाय साइड में आएगा बाय तेज प्रिंटर। और किस तारीख को है ये सेटलमेंट? 11/4 और कितने रुपए का है? 680, 750 नहीं। अब स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है सर तो 750 और 680 के बीच का वो डिस्काउंट रहा होगा, और डिस्काउंट हम कैश बुक में कहीं पे दिखाते नहीं हैं, ठीक है ना, तो उसका आपको सोचना भी नहीं है कि उस डिफरेंस का क्या हुआ, 750 क्यों नहीं लिया। तो जितना पैसा कैश बुक का कॉन्सेप्ट ही ये है, जो पैसा रिसीव होगा तो हम 2 में लिख देंगे, और जो पैसा पेमेंट होगा उसको कहाँ लिख देंगे? बाय में। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो चलता है ये। यहां तक बात समझ में आई आपको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। 12 अप्रैल को कहता है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 5350 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मोहन से मुझे 5350 रुपए मिल गए, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो मुझे जब बोल दिया कि कैश रिसीव हो गया तो उसका अकाउंट कितने का था नहीं था मुझे मतलब नहीं है, डिस्काउंट वगैरह माइनस हो के मिला है। तो अब हमें 2 साइड में लेंगे, और 2 मोहन, और कितने रुपए भाई? 12 तारीख को। कितनी तारीख को है ये? 12 तारीख को। तो 12/4, और भाई कितने रुपए मिले हैं? 5350। कैश में या चेक में? यहां कैश में मिला है, तो 5350। कोई दिक्कत? चलिए, अप्रैल 16, एन अमाउंट ऑफ 1000 ड्यू फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स। यानी भाई मेरे को गुप्ता ब्रदर्स पे ड्यू था 1000 रुपए, बेड डेट्स इन प्रीवियस ईयर, और पिछले साल बेड डेट्स हो गया था, अब रिकवर हो गया। यानी कोई गुप्ता ब्रदर्स था, पहले मैंने कभी सामान बेचा होगा और वो मेरे पैसे उस टाइम पे पिछले साल नहीं दिया था, लेकिन अब इस साल वो आता है और मेरे पैसे दे देता है। तो इसको कौन क्या कहेंगे? बेड डेट्स जो पहले मेरा हो गया था अब मुझे मिल गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेड डेट्स रिकवर। क्या होगा? बेड डेट्स। अब गुप्ता दे, मोहन दे, सोहन दे, सीता दे, गीता दे मतलब नहीं है, हमें बेड डेट्स रिकवर मिला है, बस बात इतना सा है। तो बेड डेट्स रिकवर मिला है तो पैसे मिल गए भाई आपको, और पैसे मिले हैं तो 2 साइड में लिखोगे। अब बस ये चेक कर लें, कंफर्म कर लें कैश दिया है या क्या दिया। कुछ नहीं बोला तो हमारे पास कैश मान लेंगे, तो यहां पे 2 साइड में लिखेंगे बेड डेट्स रिकवर। कितने रुपए का है हमारा बेड डेट्स रिकवर? 1000 का। कितनी तारीख को? 16 तारीख। समझ गए बात आप? यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलिए 17 तारीख को, 17 तारीख को क्या एंट्री है? कैश रिसीव फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। इसका मतलब है कि मुरली से मुझे पैसे मिले हैं, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर का मतलब है कि ये पैसे देने थे मनोहर को। जैसे मान लिया जाए एक आप में से कोई बच्चा एब्सेंट हो गया, तो दूसरे आपने फ्रेंड से आपने पैसे भिजवा दिए, तो मैं बोलूंगा कैश रिसीव फ्रॉम फ्रेंड। आपके फ्रेंड से मैंने कैश रिसीव किया है, लेकिन पेमेंट आपके फ्रेंड का नहीं है, आपके जिसका मीन नाम है। तो अब जब मैं यहां एंट्री करूंगा तो आप सोच के बताओ कि मैं मुरली के नाम से एंट्री करूं या मनोहर के नाम से एंट्री करूं? मनोहर के नाम से एंट्री होगा, मुरली के नाम से एंट्री नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने पैसे दिए तो वो तो बस पैसे देने आया है, पैसे तो किसी और के बदले के दे रहा है वो। तो मनोहर के नाम से पैसे मिले हैं मुझे, तो टू मनोहर, टू मनोहर मनोहर से कितने पैसे मिले हैं? 200 रुपए। और तारीख क्या है? 17 तारीख। समझ में आई बात आपको? इधर देखो, इधर ध्यान दो, यहां तक क्लियर है? देखो हम 50% पार्ट कवर कर चुके हैं लगभग। यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर? हमने कहां तक कर लिया? यहां तक, अरे इससे आगे ये कर चुके हैं, डन। अब 19 को आ जाते हैं। रिसीव चेक 800 रुपए मुकेश
वॉज एंडोर्स टू नितिन। अब यहां पे क्या कहता है कि हमने एक चेक रिसीव किया मुकेश से, और मुकेश का चेक हमने एंडोर्स कर दिया किसको? नितिन को। अब भाई एंडोर्स का मतलब क्या होता है? अपना चेक किसी और को दे देना, अपने पास नहीं रखना। जो कल वाली क्लास होगी आपकी जिसके सिंगल कॉलम हुई है उसको मैं समझाऊंगा पूरे डिटेल में। एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है? जैसे मेरे पास एक चेक आया तो करना क्या चाहिए? मुझे अपने कंपनी के बैंक खाते में जमा कराना चाहिए, लेकिन मैंने किसी बैंक खाते में ना जमा कराने के लिए मैंने किसी और को दे दिया, अपना चेक किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो इस एंडोर्समेंट के प्रोसेस में मेरे खाते में तो पैसे आए ही नहीं, और ये जो खाता है, ये जो कैश बुक है, ये किसका है? ये बिजनेस का कैश बुक है। तो इसमें ना तो पैसे आएंगे और ना ही पैसे जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये एंट्री है तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करने वाले हम इसका। तो जब कभी भी कोई भी एंडोर्समेंट वाला काम होता है तो उस एंडोर्समेंट की कोई एंट्री नहीं करते हैं। हमने ढूंढा भी था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 10 में मिला नहीं था वहां पे, यहां पे एक क्वेश्चन आ गया तो यहां से आपको पता भी चल जाएगा। समझे बात? किसी को कोई डाउट? जब भी एंडोर्समेंट वाला होगा तो उसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है भाई सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 700 प्लस जीएसटी, आपका सीजीएसटी 6% ईच, पेमेंट रिसीव इन कैश। आपने पुराना फर्नीचर बेच दिया है तो पैसा तो मिलेगा। तो टू ओल्ड फर्नीचर कितने का बेचा आपने सर? 700 का। अब यहां पे जीएसटी लगेगा, कौन सा? आउटपुट। कौन सा लगेगा? SGST, और टू आउटपुट CG। अब 700 रुपए पे 6% निकालोगे तो 42 रुपए और 42 रुपए। तारीख क्या है ये? 20 तारीख। अब एक एंट्री यूनिक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं कि मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है और ये बैंक है। बिजनेस के लिए कौन सा कॉलम बना है? कैश वाला कॉलम। और बैंक के लिए हमने कौन सा कॉलम बनाया? बैंक वाला कॉलम। समझिएगा बात को, ठीक है? मैंने कहा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्या कहता हूं? विड्रॉ कितने? 3000। तो मैंने 3000 यहां से निकाले और यहां जमा कर लिए, यानी 3000 मेरे कैश कॉलम में आ गए होंगे क्योंकि मैंने बैंक से पैसे निकाले। लेकिन दूसरी साइड सोचो कि हमारे बैंक से भी पैसे निकले हैं और हम जो काम कर रहे हैं वो दोनों कॉलम पे काम कर रहे हैं। हमारे पास कैश वाला कॉलम भी है और हमारे पास, तो जब कभी भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है जबकि हमने बैंक से पैसे निकाले या बैंक में पैसे जमा किए तो हमारे दोनों कॉलम के ऊपर इंपैक्ट आता है। अब इस ट्रांजैक्शन में मेरे कैश वाले कॉलम पे क्या इंपैक्ट आएगा? कैश मेरा प्लस हो जाएगा। तो मैं अब टू साइड में लिखने वाला हूं, इसके लिए टू साइड में लिखने वाला हूं टू कैश, और मेरे कैश में आएगा तो मैं लिखूंगा बैंक। जिस कॉलम में लिखते हैं ना उसका नाम यूज नहीं करते, तो टू बैंक लिखने वाला हूं 3000 रुपए। लेकिन दूसरी साइड क्या हुआ? मेरा बैंक का कॉलम भी घट जाएगा क्योंकि मैंने बैंक से पैसे क्या करे हैं, तो घट जाएगा। तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं बाय कैश, और ये एंट्री बैंक कॉलम में पहुंच जाएगा कितने? 3000। क्योंकि ये दोनों साइड हुआ है, ये पहला एंट्री आपने पूरे क्वेश्चन में देखा कि दोनों साइड हुआ है। तो ऐसी एंट्री जो कि बैंक और कैश से रिलेटेड हो, यानी जिसका रिलेशन इसके बीच में ही हो, तो ऐसी एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब हम क्या करेंगे? इस कॉलम के आगे याद रखने के लिए सी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि बिजनेस के अंदर ही घूमा है, एंट्री बिजनेस से बाहर वालों को ना दिया और ना बाहर वालों से मिला है। तो समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ट्रा। अगर सेम मैं बोलूं कि मैं पैसे बैंक में जमा कराता, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता?
ऐसे सिचुएशन में मेरे बैंक के अंदर पैसे प्लस होता तो मैं बैंक कॉलम में आता और बैंक कॉलम के अंदर एंट्री करता, और किस नाम से करता, मैं कैश के नाम से एंट्री करता, और मेरा कैश कॉलम क्या हो जाता, माइनस हो जाता, क्योंकि मैंने जमा कराया है तो मेरा कैश कॉलम क्या होगा, माइनस। तो ये पेमेंट साइड में आ जाता बैंक के नाम से, और कैश कॉलम क्या हो जाता, माइनस हो जाता। समझ में आई बात आपको? बाकी मैंने कहा है भाई सिंगल कॉलम वालों के लिए तो थोड़ा कल भी बताएंगे, ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये एंट्री इतनी मुश्किल है कि आपको समझ ही ना आए, ठीक है ना। आगे देखिए, कहता है ड्रू फ्रॉम बैंक हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, घरेलू काम, घर के काम के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड। ड्रू आपका ड्रो आपका करता है फ्रॉम बैंक हाउस होल्ड एक्सपेंस 1000 और इनकम टैक्स 500 रुपए। कहता है 1000 रुपए तो भैया मैंने घर के काम काज के लिए निकाल लिया, तो निकाला है तो भाई माइनस करो, माइनस यानी क्रेडिट साइड में लिखो, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे अब हम बाय, और जब घर के काम के लिए निकालोगे ना तो उसे हम बोलेंगे ड्रॉइंग। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कैश है या बैंक है, निकाला है कैसे पता चला, इस ड्रू वर्ड्स के हिसाब से, ठीक है ना, कि आपने ड्रॉ किया है या विड्रॉ किया है, उसका मतलब होता है निकालना। तो कितने रुपए, 1000, कुछ नहीं बोला तो भैया इसमें। और इनकम टैक्स भी हमारे लिए क्या माना जाता है, ड्राइंग ही माना जाता है। इनकम टैक्स भी किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ड्राइंग भी आएगा, तो ये 500। इसके डेट ऊपर वाले का 25/4, इसके ऊपर वाले का डेट कितने हैं, 25/4, और इसका डेट क्या है हमारा, नीचे वाले कॉलम का डेट क्या है, ऊपर भी 25, ये भी 25 है, 25/4, और नहीं ड्राइंग, हाँ लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन हम अलग अलग लिखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, ताकि पता चल जाएगा एग्जाम को। बाकी कंबाइन भी कर सकते हो। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत यहां तक? अब कहता है सुरेंद्रा जो है हु ओ, जिसने के 400 रुपए उधार बिकम बैंक करप्ट 60 पैसा इन अ रूपी मिला। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने के उधार पैसे मेरे से लिए, और कितने रुपए उधार लिए, 400 रुपए। अब वो बैंक करप्ट हो गया। बैंक करप्ट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब वो इस स्थिति में नहीं है कि मेरे पैसे को लौटा पाए, लेकिन फिर भी उससे हम अगर मांगने गए तो उसने बोला ठीक है भाई मैं तुम्हें 60 पैसा दे दूंगा। अब 60 पैसे का मतलब क्या होता है, 60% आपको मिल गया है। तो आपको सुरेंद्रा से पैसे मिले हैं 60% 400 का। तो जब आपको पैसे ही मिले हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप एंट्री करोगे टू सुरेंद्रा, और 400 रुपए का 60% कितने होंगे, 240। तो 240 आपका यहां पे आ जाएगा। एंट्री ध्यान देना, पता है कि एग्जाम में जब करके आते हैं ना बच्चे, मैं पूछता क्वेश्चन कैसा गया, पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन टीचर जब पेपर दिखाते हैं ना तो इतनी छोटी छोटी माइनर से मिस्टेक करके आते हैं पेपर में, जिसकी वजह से जिस बच्चे के नंबर ज्यादा आने होते तो बहुत कम आते हैं। और खासकर मैंने देखा एमसीक्यू का, जब मैं करवाने लगूंगा एमसीक्यू के क्वेश्चन तो बड़े गलती करते हैं, तुक्के मार के आते हैं एमसीक्यू में। तो आप शुक्र करो कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होता अगर, क्योंकि आगे जब आप आगे जब आप पढ़ोगे, जैसे सीयूटी वगैरह का एग्जाम दोगे या आगे एग्जाम दोगे, तो वहां तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो आपको जो चीजें आता है वो, और ये सारी चीजें ना, आप एमसीक्यू बनता कहां से है, पूरा चैप्टर जिसको आता है वो कोई भी एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकता है, और जिसको चैप्टर नहीं आता है वो एमसीक्यू कर ही नहीं सकता है। इनफैक्ट एमसीक्यू के अंदर पूरे चैप्टर में से डिटेल में से कहीं पूछा जा सकता है आपका। तो ये ध्यान रखना, जैसे ये आ गया 60 पैसा, और आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया बताओ कितने अमाउंट, तो 60 पैसा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 60 पैसे तो बड़ा कम है, कैसे लें। तो जहां पे पैसे का वर्ड इस्तेमाल होता है वो किसको डिनोट करता है, हमारे परसेंटेज को डिनोट करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कहता है रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम। राम को मैंने कोई लोन दिया था भाई, अब राम मुझे पैसे वापस दे रहा है, और 3000 में से डिपॉजिट आउट ऑफ 2500 रुपए इनटू बैंक, 2500 रुपए बैंक में जमा करा दिया। तो सबसे पहले लोन का रीपेमेंट है, हमें रिसीव हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में करूंगा, एक एक पार्ट करके। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में करना चाहता हूं। एंट्री कब की, 28 तारीख की है, 28/4 की। तो मेरे पास क्या आया, अब देखो यहां पे क्वेश्चन है कि सर किससे पैसे लोगे, रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन
एडवांस टू राम, राम को दिया था तो ये पैसे मुझे किससे मिलेंगे, राम से मिलेंगे। तो यहां पे दो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो आप, राम वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रैकेट में लिख दो लोन, ब्रैकेट में क्या लिख दो, तो पता चल जाएगा भाई राम का लोन वापसी आया है। या फिर लोन रीपेमेंट भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। कितने पैसे मिले आपको, भाई आपको मिले 3000, तो मैंने तो 3000 यहां पे लिख दिया, पहली एंट्री डन हो गई। जितना इसने बात मेरे से बताया यहां तक की एंट्री मैंने कर दी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब आगे क्या कहता है भाई, इसी में से इसने 2500 बैंक में जमा कराए। तो एक तरीके से यहां से लेके यहां तक तो अलग बात हो गई कि अब 2500 रुपए बैंक में जमा करा रहा है। पहले मैंने 3000 रुपए यहां रख लिए, अब इसमें से मैं क्या करवाने जा रहा हूं, 2500 रुपए बैंक में जमा करवाने जा रहा हूं। तो अब जब बैंक में जमा करवाऊंगा तो यहां बैंक में पैसे आ जाएंगे और टू कैश के नाम से एंट्री आएगा और बैंक के अंदर पैसे आ गए 2500 रुपए। और साथ के साथ मेरा यहां पे बैंक के नाम से एंट्री आएगा, क्योंकि मेरे जब जमा करवाऊंगा तो मेरा कैश कम हो जाएगा कितने से, 2500। क्योंकि ये दोनों साइड एंट्री चला गया है हमारा, तो इसलिए इस एंट्री को क्या नाम देंगे, कॉन्ट्रा। एक इसका दूसरा शॉर्टकट भी किया जा सकता है, मैं क्या करता, 500 रुपए यहां कर देता और 2500 रुपए कहां कर देता, जैसे कि ये कैपिटल वाली एंट्री में किया था। तो आप वो भी कर सकते थे और ये भी कर सकते हो, दोनों ही क्या है हमारा ठीक है। मुझे बस एक और कॉन्ट्रा एंट्री बताना था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में कर दिया इसको। समझ में आई बात आपको। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। हमेशा याद रखना, बैंक डेबिट और क्रेडिट, जब कभी पासबुक आप देखते हो ना, आपने पासबुक देखा है, किसी ने पासबुक को देखा है कभी, उस पे ना डेबिट क्रेडिट होता है हमेशा। और या बैंक स्टेटमेंट कह लो या पासबुक कह लो, ये ईपीएफ का आ गया, किसी का देखे जो साफ सुथरा दिखे थोड़ा। पासबुक डेबिट क्रेडिट, चलिए ये थोड़ा क्लियर नहीं है। चलिए एक पासबुक दिखाते हैं, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए किसी बैंक का पासबुक होता है, हालांकि यहां पे नहीं लिखा, कई बार आप नोटिस करोगे कि या तो जब जमा करवाओगे ना तो वो यहां पे क्रेडिट लिखेंगे या इस साइड में क्रेडिट लिखेंगे, और जब आप निकालोगे विड्रॉल होगा तो यहां पे या डेबिट लिखा होगा या ये यहां पे डेबिट लिखा होगा। अब क्वेश्चन होता है सर, यानी बैंक वाले हमें पैसे दे रहे हैं, निकालेंगे तो बैंक वाले हमें पैसे दे रहे हैं, जब हम पैसे जमा करा रहे हैं तो हमारा बैंक का बैलेंस तो बढ़ता है, जब पैसे जमा कराएंगे बैंक का बैलेंस बढ़ता है। और सर आपने सिखाया है कि जब भी कैश एसेट्स है और या बैंक भी क्या है, एसेट्स है, और बैंक जब भी बढ़ेगा तो आपको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। लेकिन पासबुक में वो क्या कर रहा है बैंक वाला,
क्रेडिट कर रहा है। यानी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका उल्टा कर रहा है बैंक वाला। तो बैंक की जो एंट्री होती है ना, बैंक के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बिल्कुल वो उल्टा मान के चलते हैं। अगर मैं कहीं पैसे जमा कराता हूं तो मैं मानूंगा मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन जिसके पास मैं जमा करूंगा वो मानेगा लाइबिलिटी है मेरे लिए। मेरे लिए क्या है? मान लो आपने अपने घर से बहुत सारे पैसे मेरे पास जमा करा दिए, तो आपके लिए तो एसेट्स है, लेकिन मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी, मुझे देने हैं। तो मैं एक तरीके से मान लो बैंक है, तो बैंक की जितनी भी एंट्री होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है हमेशा। तो जब आप पैसे जमा कराते हो ना, तो बैंक वाला क्या बोलता है? मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गया, तो वो क्या कर देता है? क्रेडिट कर देता है। और जब आप पैसे निकाल लेते हो बैंक से, तो बैंक वाला बोलता है मेरी लाइबिलिटी कम हो गई है, तो इसलिए वो क्या कर देता है? उसको डेबिट कर देता है। और ये पासबुक बैंक वालों का होता है, आपका नहीं होता। ये आपके पास भले ही दे देता है वो, तो अगर आपका होता तो मैं तो इसके अंदर 5-6 जीरो बढ़ा देता यहां पे। अगर मेरा होता तो मैं तो बढ़ा देता यहां पे 5-6 जीरो। तो आप क्या इसके अंदर चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो पासबुक किसका होता है? हमारा बैंक वालों का होता है। हमारा क्या होता है? कैशबुक जो हम बनाते हैं। तो कैशबुक के अंदर अगर मैंने बोला बैंक वालों ने इंटरेस्ट को डेबिट किया है, डेबिट का मतलब क्या होता है? बैंक वाले से पैसे निकाल लिए या बैंक वाले को हमें देना है। बैंक वाले को हमें क्या करना है? देना है, या बैंक से हमारे पैसे आपने निकाल लिए विड्रॉ दो के लिए। अब मैंने बोला बैंक के अंदर इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, तो मतलब बैंक में मेरा इंटरेस्ट जमा हो गया है। क्या हो गया? हमारा जमा हो गया। और अगर मैं बोलूं बैंक से इंटरेस्ट डेबिट हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? बैंक में मुझे इंटरेस्ट जमा करवाने हैं, मुझे देने हैं। मैं अगर एटीएम चार्ज की बात करूं, तो एटीएम चार्ज पासबुक के अंदर डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? एटीएम चार्ज समझते हो क्या है? आप जब एटीएम कार्ड बनवाते हो तो बैंक वाला साल का 200-300 रुपए काटते हैं। तो बैंक वाले के लिए वो क्या है? आपसे पैसे लेने हैं या देने हैं? और ये पासबुक किसका है? तो बैंक अपने पास डेबिट में लिखेगा या क्रेडिट में लिखेगा? डेबिट में लिखेगा। क्यों? क्योंकि बैंक को पैसे आपसे लेने हैं, तो वो क्या करेगा? तो जब भी पासबुक के अंदर डेबिट आए तो समझ जाना आपका नुकसान ही है भाई। जब भी डेबिट आए तो आपका नुकसान, यानी आप पैसे निकाल रहे हो, आपका बैंक खाता कम हो रहा है। और जब भी क्रेडिट लिखा हो तो इसका मतलब आपका बैंक खाता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन में क्या कहता है? खैर आजकल पासबुक तो बहुत सारे बैंक वाले बंद कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ही ईमेल पे भेज देते हैं। तो अगर हम देखें यहां पे तो क्या कहता है? कहता है इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक वालों ने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। तो समस्या ये आई यहां पे, इतना सारा क्यों समझाना पड़ा कि भाई हमें डेबिट कर दिया, समझ में आ गया, लेकिन ब्याज मिला है या दिया है ये तो बताया ही नहीं। तो डेबिट का मतलब, और दूसरी बात यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है? ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट आपने ज्यादा पैसे निकाल रखे हैं तो आप बैंक वालों से ब्याज ले नहीं सकते, बैंक वालों को देना होगा। तो जब आपको बैंक वालों को ब्याज देना है तो आपका बाय साइड में जाएगा, और बाय साइड में किस नाम से जाएगा? इंटरेस्ट के नाम से जाएगा। और किस कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम में जाएगा, क्योंकि बैंक वाले डायरेक्ट आपके खाते से ब्याज काट लेते हैं। क्लियर है ये? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब लास्ट एंट्री देखो, सबसे मेन एंट्री इसका। इस एंट्री को करने से पहले क्या कहता है मैं पढ़ के बताऊं? डिपॉजिट विद द बैंक, बैंक में पैसे जमा करो। बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग, रिटेनिंग मतलब रख लो 2000, यानी 2000 रुपए अपने पास बचा लो। यानी आपके पास जितने भी कैश में पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि जनरली क्या करते हैं, हमारे पास दुकान में जितनी भी सेल होती है सारे के सारे सेल्स को हम अपने पास नहीं रखते। अगर एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं तो हम कहां जमा करवा के आ जाते हैं? बैंक में। तो इसने कहा लेकिन हम थोड़े से पैसे जरूर रखते हैं, कस्टमर आएगा खुले पैसे देने के लिए, छुट्टे पैसे देने के लिए काम आएगा। तो यही कहता है कि भैया 2000 रुपए अपने पास बचा लो। कहां बचा लो? कैश में। और अगर फिर भी कुछ पैसे बच रहे हैं तो बैंक में जमा करा दो। लेट सपोज मेरे पास लास्ट में बैलेंस सीडी बचा, मतलब लास्ट में मेरे पास कैश बुक में मेरे पास 5000 रुपए है। कैश बुक में सब कुछ माइनस करने के बाद, क्योंकि इतने पैसे आए इतने पैसे दिए, सब कुछ माइनस करने के बाद कितने हैं मेरे पास? 5000 रुपए है। और मैंने कहा यार 1000 रुपए बचा लो और बाकी बैंक में जमा कर दो। तो आप अगर 1000 रुपए बचा रहे हो तो बैंक में कितना जमा करोगे? 4000 रुपए बैंक में। और जो बैंक में आपने 4000 जमा करा उसको सेंटेंस में पता है कैसे लिखेंगे? कैश डिपॉजिट
इनटू बैंक, कितने रुपए? 4,000 रुपए आपने बैंक में जमा करवा दिया। अब याद रखो, आप जब बैंक में जमा करवा रहे हो तो कैश तो घट जाएगा और बैंक क्या होगा? तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई एक तरीके से, यानी ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री है। तो मैंने तो ये एग्जांपल बताया। अब पहले मैं पता तो कर लूँ मेरे कैश में कितना बैलेंस है। तो मैं पहले टोटलिंग का प्रोसेस करने जा रहा हूँ और सबसे पहले टोटलिंग किसका होगा? कैश का होगा। तो अगर मैं कैश का टोटल करूँ तो कितने हो जाते हैं? 1200, 4000, 5350, 240 और 3000। ये आ गया 18,774, 18,774। ये टोटल किया हमने तो हमारा ये आ गया। माइनस कर देंगे इसमें से 4000, माइनस कर देंगे 240, 240, 680, 1000 और 500 और 2500। तो मैंने क्या पाया कि मेरे पास 9614 रुपये बच रहे हैं। मतलब बैलेंस सीडी अगर लिखता मैं यहाँ पे बाय बैलेंस, तो मेरे पास कितने बच रहे हैं? 9614। एक बार 4000, 1000, 200, 700, 3204। ठीक है, ₹9614 मेरे पास बैंक में, मतलब कि कैश में बच रहा है। सवाल क्या कहता है? क्या करो? 2000 रुपये बचा लो। तो चलो मैं 2000 बचा लूं, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपका बैलेंस सीडी 2000 रखो। और किस तारीख को? मंथ के एंड का। तो ये 2000 बचा लिए। तो अगर आपके 9614 में 2000 आपने बचा लिए तो बचे कितने? 7614। तो ये 7614 रुपये आपको क्या करना होगा? बैंक में जमा करवाने। तो आप जब बैंक में जमा करवाओगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री होगा? आप जब बैंक में जमा कराओगे तो यहाँ पे टू कैश के नाम से आपके बैंक में जमा हो जाएगा 7614, 7614। और यहाँ पे बाय साइड में बैंक के नाम से आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे कितने? 7614, 7614। चेक करिए एक बार, मुझे इस आंसर पे डाउट है थोड़ा सा, कोई एंट्री छूट तो नहीं गया या रह तो नहीं गया। अगर जिसके पास पुरानी बुक है उसमें सेम क्वेश्चन तो होगा ही। बैंक में कितने पैसे बच रहे हैं? डिफरेंस लास्ट में देख लो, पता चल जाएगा। क्या अलग है? कोई एंट्री मिस तो नहीं रह गई? 8910। अच्छा, जीएसटी नहीं है। चलो वो जीएसटी की वजह से होगा। मैंने कभी पहले पुरानी बुक में कराया था तो मुझे लगभग आंसर थोड़ा सा रिमाइंड था, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ गलत होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाला देखो एंट्री मेन, और इसके आगे क्या लिख देंगे? सी और सी, और ये डेट क्या आएगा? हमेशा 30/4, 30/4 मंथ का एंड। अब जाके, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अब जाके हमें बैंक वाले कॉलम की टोटल करनी होगी। अब जाके बैंक वाले कॉलम का टोटल होगा। तो बैंक वाले कॉलम का टोटल क्या है हमारा? 16,000, 2450 प्लस 2500 प्लस 7614। ये आ गया 12,564। ये आ गया हमारा 12,564। अब इसमें से माइनस कर देते हैं 15,000, 2800, 168, 168, 3000। इसका टोटल तो इधर का ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिला, इसका टोटल तो इस साइड का ज्यादा है। हर बार टोटल इधर का ज्यादा निकलता था, इधर लिख देते थे, लेकिन जब मैं टोटल करने गया तो भाई मुझे ये वाला टोटल ज्यादा नजर आ रहा है। तो अब ये वाला टोटल ज्यादा है, कितने है ये? 15। ये बन रहा है हमारा 21,511, 21,511। इसमें से माइनस कर देंगे 21,511 माइनस 16,000 माइनस 2450। भाई इधर ध्यान दो आप, 7614। ये आ गया 7,000। उधर ही बन रहा है क्या?
माइनस तो करा है। 16,000 2, 16 2 18 2 20, यही ज़्यादा बन रहा है भाई, ज़्यादा इधर ही है। एक चीज़ मैं अब बता दूं, कई बार ऐसा कोशिश हो मतलब ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जब ये ज़्यादा हो। जब ये ज़्यादा होगा तो टोटल इधर लिखोगे, बैलेंसिंग फिगर किधर निकलेगा, इस साइड निकलेगा, तो इधर ही आपको बैलेंस सीडी लिखना होगा। यानी दोनों साइड बैलेंस सीडी आ सकता है क्वेश्चन में। जैसे दोनों साइड बैलेंस बीडी है, ऐसे दोनों साइड बैलेंस सीडी भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ऐसे मत सोचना कि आपने गलत कर दिया एग्जाम के अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए तो मुझे 15 2 18 और 2 3 21, 16 2, यही ज़्यादा है। मैंने लास्ट वाला टोटल नहीं किया था। कैसे बताओ? कितने हैं? कौन से मोहन की? ये तारीख बताओ मुझे। ये कितने हैं? मेरे क्वेश्चन में कितना है? मैं तो अपने क्वेश्चन से चलूंगा ना। ये देखो मेरे पास तो यही है 5350। वो बुक के अंदर चेंज हो सकता है, यही है ना? ठीक है, वो बुक के अंदर आंसर आपका, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन कुछ और है, इसमें काफी सारी चीजें चेंज की गई है। तो अपने बुक से आंसर से मत मैच करिए। शुरू में देखने में और लास्ट की, शुरू की एंट्री और लास्ट की एंट्री देखने में सेम ही लगेगा, बीच में चेंज है वो। 28 माइनस 15,000, ये आ गया 7,053। 7,053। तो ये क्या आ गया हमारा पूरा का पूरा कैश बुक का ये क्वेश्चन आ गया, जिसके अंदर आपने देखा एंडोर्समेंट भी आ गया। बस इसके अंदर एक पॉइंट नहीं आया, डिसऑनर्ड वाला। ठीक है, एंडोर्समेंट आ गया, बैंक करप्ट वाला भी आ गया, आपका बैड डेट्स रिकवर भी आ गया। बस एक चेक इन हैंड वाला भी मुझे नहीं मिला, एक दो एंट्री नहीं मिला, लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी सारी पॉइंट्स इसके अंदर क्या है, कवर है। तो इस क्वेश्चंस को आप फटाफट से अब क्या करेंगे, नोट करेंगे।